प्यारे दोस्तों, नमस्कार। पीसी टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को 2 लाइन कुछ कहना चाहते हैं। ये 2 लाइन उन बच्चों के लिए है जो हार मान चुके हैं कि अब 8 महीना में हम कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, तो 2 महीना बचा है पेपर के लिए, तो इस 2 महीने में हम क्या पढ़ लेंगे। तो उनके लिए ये 2 लाइन है, वो समझे ध्यान से। 2 महीना कम नहीं होता, 2 महीना बहुत है उनके लिए। वो 2 महीना में याद करेंगे, अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो प्यारे दोस्तों, वो 2 लाइन सुनिए। आजमाती है जिंदगी उसी को, आजमाती है जिंदगी उसी को, जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है, जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है, जिंदगी में जीत उसी की होती है, जो हार कर मुस्कुराना जानता है, जो हार कर मुस्कुराना जानता है। तो आप लोग हारी मत मानिए और मुस्कुराइए, मेहनत करिए, आपके रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले संगठित क्षेत्र समझा दूं। अर्थव्यवस्था में रोजगार की गतिविधियों के अनुसार 2 क्षेत्र में उस रोजगार गतिविधि को बांट दिया गया है। पहला है संगठित क्षेत्र, दूसरा है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र भी कहते हैं और असंगठित क्षेत्र को अनौपचारिक क्षेत्र भी कहते हैं। संगठित क्षेत्र का मतलब है एक नियमित और असंगठित का मतलब है अनियमित। संगठित क्षेत्र का मतलब है जो नियमित हमें रोजगार दे, जो रोजगार की सुरक्षा प्रदान करे, जो हमें समय रहते पेंशन दे, जो हमें समय से काम ले, जो अच्छी पेमेंट दे। ये सारी चीज़ें संगठित क्षेत्र में हमें प्राप्त होती हैं और बहुत से सारे लाभ हैं जो संगठित क्षेत्र से हमें मिलते हैं। उसके बाद असंगठित क्षेत्र जैसे कि प्राइवेट नौकरियां, इसमें अनियमित होता है, कोई गारंटी नहीं है कब तक आपको रोजगार मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा। जब कंपनी की इच्छा हुई, मालिक की इच्छा हुई, आपको निकाल देगा, कम पेमेंट देगा, अधिक समय तक काम लेगा। ये सब आपका असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है, कोई सुरक्षा नहीं होती है। तो इस ऑप्शन को अब सुनते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप खुद इसमें बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही। अब तक आप जान भी गए होंगे। ए है व्यापार सुरक्षा, बी है स्वास्थ्य सुरक्षा, सी है रोजगार की सुरक्षा, डी है सभी। तो प्यारे बच्चों, कौन सा आपका सही है? ऑप्शन सी। टिक भी लगा हुआ है पहले से ही, और आपका ऑप्शन सी सही है, रोजगार की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है केरल। केरल सही है, एकदम केरल में टिक लगा हुआ है, केरल आपका सही है। लेकिन हम आपको समझाएंगे कि मानव विकास सूचकांक है क्या। मानव विकास सूचकांक हमारे देश में मानव विकास के आधार पर, मानव के विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था ने एक सूची तैयार की है। इसकी इंग्लिश होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपका अगर कहा जाए HDI, शॉर्टकट में HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो अगर राज्य पूछा है तो हमारे भारत में मानव विकास के आधार पर जो सूची बनाई गई है उसमें पहला स्थान आपका केरल, पहले स्थान पे कौन है? केरल है। तो ऑप्शन इसका यही सही है, ये टिक लगा हुआ है, केरल। उसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब इनके बाद हैं। अब मानव विकास की थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं।
अगर हम 2018 की बात करें, 2018 की बात करें तो 2018 में मानव विकास सूचकांक के आधार पर 191 देशों के बीच जो सूची तैयार की गई है उसमें हमारे भारत का 130वां नंबर था। कौन नंबर था? 130वां नंबर। लेकिन 2022 में जो सूची तैयार की गई है यूएसए के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, उसमें 132वां नंबर हो गया है। मतलब 2 नंबर और चला गया है नीचे। 191 देश हैं पूरे, उसमें से इस समय 132वां नंबर पर हमारा भारत देश है मानव विकास की सूची में, और 2018 में 130वां नंबर पे था। तो बोर्ड पेपर में अगर 130वां नंबर पर ऑप्शन है तब लगाएंगे जब 2018 की बात करें। अगर 2022 की बात करता है तो 132वां नंबर वाले पे टिक करेंगे। आगे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 18, ऋण की शर्तों में सम्मिलित है। ऋण की शर्तों में सम्मिलित है ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात सभी। तो ये आपके मुद्रा और साख चैप्टर से लिया गया है। इसमें ऋण अर्थात साख जिसको कहते हैं, तो इसकी कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें कौन कौन सी हैं उन शर्तों को समझ लो। उन शर्तों में ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात सभी की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात हमें ये पता होता है कि इसमें ब्याज कितना लगेगा। जो हमें ऋण मिल रहा है या हम जो ऋण ले रहे हैं उसमें ये पता रहता है कि हमें ब्याज कितना देना है, किस परसेंट से देना है, कितने प्रतिशत से देना है। उसके बाद समर्थक ऋणाधार, और ऋण लेने के लिए बैंक या कोई भी संस्था जब हमें ऋण देती है तो कोई ना कोई समर्थक मांगती है कि आपको कोई जानने पहचानने वाला, जिन्हें आप भी जानते हो हम भी जानते हो, ऐसे किसी व्यक्ति को ले आओ। उसके बाद जितने भी आवश्यक कागजात होते हैं, जैसे कि आपके आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, या तमाम कागज जो बनवाए जाते हैं उन सबको वो संस्था मंगवाती है, तब जाकर आपको ऋण देती है। इसलिए इसका ऑप्शन ए, बी, सी, डी चारों में से जो सही है वो कौन सा सही है? डी सही है। कौन सा सही है? डी सही है। ऋण की शर्तें हैं ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात, इन सभी की जरूरत पड़ती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19, सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? मतलब जब सिक्का नहीं चलता था, मुद्रा नहीं चलता था, तब उससे पहले हम किस प्रकार से विनिमय करते थे? विनिमय का मतलब होता है लेन देन। हम किस प्रकार से लेन देन करते थे? तो हमारा लेन देन जब सिक्का नहीं था तो वस्तु के द्वारा होता था। वस्तु विनिमय जिसे कहते हैं, एक वस्तु देते थे तो दूसरी वस्तु हमें मिलती थी। अब तो मुद्रा विनिमय हो गया है, मतलब सारे कार्य हम मुद्रा से लेन देन करते हैं। कोई भी चीज़ हम बेचते हैं तो मुद्रा लेते हैं, और कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो मुद्रा देते हैं। लेकिन पहले क्या चलता था? वस्तु विनिमय चलता था। अगर हम किसी को गेहूं दे रहे हैं और हमें ज़रूरत जौ की है, चना की है, चावल की है, तो हम उससे वही चीज़ लेंगे। तब इसमें काफ़ी मुश्किलें होती थी, लेकिन अब मुद्रा की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपके ऑप्शन में चलते हैं ए, मकान, तो मकान वस्तु में तो आएगा नहीं, ना तो इसका हम विनिमय कर पाएंगे। अनाज, बिल्कुल अनाज हो सकता है। खेत, खेत का भी विनिमय नहीं हो सकता है। और दुकान, दुकान का भी नहीं हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन सही है बी नंबर, अनाज। अनाज मुद्रा के रूप में सिक्कों से पहले प्रयोग किया जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? तो हमें बताना है कि इन तीनों में से एल्युमिनियम, सल्फर, मैग्नीशियम, इन तीनों में से कौन सा तत्व है, कौन सा अयस्क है जिसे हम महासागर से प्राप्त करते हैं? तो एल्युमिनियम तो महासागर से हम प्राप्त नहीं करते हैं, ये चट्टानों में मिलते हैं। सल्फर भी नहीं प्राप्त करते हैं। इसमें ये मैग्नीशियम हम महासागरीय जल से प्राप्त करते हैं। अब थोड़ा से बात करते हैं, अगर एल्युमिनियम, अपने भारत देश में एल्युमिनियम कहाँ, किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो एल्युमिनियम जो है वो उड़ीसा में सबसे अधिक पाया जाता है।
सल्फर, सल्फर आपके उत्तर प्रदेश हरियाणा में सबसे अधिक पाया जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो भी सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। तो हमारा इसमें जो सही होगा मैग्नीशियम सही होगा। महासागरीय जल से जो प्राप्त होने वाला अयस्क है वो है मैग्नीशियम। एल्युमिनियम एल्युमिना से प्राप्त होता है, इसका जो अयस्क है वो बॉक्साइड है। सल्फर सल्फाइड से प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये सब महासागरीय जल से नहीं प्राप्त होते हैं। महासागरीय जल से मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी पढ़ाई हुई एसएसटी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अगला वीडियो हम आपको अगले दिन देंगे। और उससे पहले हम आपको बता दें कि इसके बाद जब आपका बहुविकल्पी तैयार करा देंगे तो बहुविकल्पी के बाद हम मैप भी तैयार करवाएंगे। मैप में 4-5 वीडियो देंगे जिससे आपका मैप पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और मैप के बाद हमारा जो लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है, 80 शब्द वाले, 150 शब्द वाले, उसमें भी हम कुछ व्याख्या करेंगे। आपकी एसएसटी बिना याद किए हमारे केवल ऑनलाइन चैनल से ही तैयार हो जाएगी। केवल थोड़ा से समय आप निकाल के इस चैनल को देख लिया करिए, इन वीडियो को सबको देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।